जी वेलकम बैक वन सेकेंड। नासिर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे गुफ्तगू की थी कि कहा जाता है कि टैक्स एवेजन अगर एक सेक्टर ना करे तो हमारे मुल्क का काफ़ी हद तक यानी कि निस्फ से ज़्यादा फीसद हद तक जो हमारा कर्जा है वो सिर्फ यही एक सेक्टर उतार सकता है। मैं बात कर रही हूँ टोबैको सेक्टर की। और इस सिलसिले में जब पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट और बैनुल-अक़वामी कौमी थिंक टैंक की जानिब से जब रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो उसमें कहा यह गया कि पाकिस्तान को सिगरेट के शोबे में गैर कानूनी तिजारत की वजह से सालाना 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। चले, जब ये आती है रिपोर्ट सामने, उसके बाद इसको डिस्कस किया जाता है सेनेट में, जिसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत इसको रिपोर्ट में ब्रीफिंग ये देती है कि 3 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई ताकि गैर कानूनी तिजारत के असरात का जायजा लिया जा सके और इसकी तहकीकात की जा सके। ये भी एक इंतहाई अच्छा अमल है। कहानी से आगे की जो है ना वो मुख्तलिफ है। अब जिस कमेटी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ उसमें 3 अरकान में से 2 अरकान ऐसे हैं जो कि खुद बराह रास्त इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। एक साहब की तो 4 से 5 माशाल्लाह टोबैको कंपनीज हैं और दूसरे के जो बारह में बताया जाता है कि उनका बराह रास्त जो ख़ानदान है, मतलब इसको कहते हैं कि आप सेकंड फेज़ में चले जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मेरा मुख्तसर सा इसके ऊपर सवाल ये है, रिजवान साहब मुस्कुरा रहे हैं, चलो रिजवान साहब आपसे आगाज़ कर दूँ, आपसे टेक्निकलिटी जान लूँगी। रिजवान साहब, जब हम कहते हैं ना कि एक वो मुहावरतन कि जब बिल्ले को ही दूध की रखवाली पर बिठा दिया जाए तो फिर आप उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन बना सकते हैं? आप अंदाज़ा कीजिए कि ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से जारी है। अच्छा, तकरीबन कुछ 450 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होना चाहिए सिगरेट की सनत से हमारा, और इकट्ठा होता है कुछ 70 से 80 अरब रुपया। क्यों? क्योंकि 2 नंबर सिगरेट बनाए जाते हैं, काउंटरफीट, ठीक है, जाली सिगरेट भी बनाए जाते हैं, और उसके लिए पहले फाटा के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, अब आज़ाद कश्मीर के अंदर लगी हुई हैं। और जैसे ही इनके ऊपर सवाल उठाया जाए तो अंडर डेवलपमेंट का, सूबाइयत का, इलाकाइयत का कार्ड निकाल लिया जाता है जेब में से, ठीक है, और उसके ऊपर कर दी जाती है। मैं हर साल बजट के मौके के ऊपर इस टैक्स चोरी की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करता हूं और पूरा साल उस माफिया की तरफ से भुगतता हूं एज ए जर्नलिस्ट। मेरी किरदार कुशी की जाती है। इस्लामाबाद के अंदर बकायदा जो लोग पहले तालिबान के कोऑर्डिनेटर थे, टीटीपी के कोऑर्डिनेटर थे, अब वो जर्नलिज्म के नाम के ऊपर या जर्नलिस्टों के नाम के ऊपर अब टोबैको माफिया के कोऑर्डिनेटर बन चुके हुए हैं। एक बात अच्छा होता क्या है कि देखिए, अब 450 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, 350-400 अरब रुपया चोरी हो जाता है। अब 450 अरब रुपया टैक्स बहुत बड़ी रकम है। ये जब डिवाइड होती है तो इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि हर पार्टी के अंदर सेनेटरशिप खरीदेंगे ये लोग, उस पार्टी को अरबों रुपए की फाइनेंसिंग करेंगे, सेनेटरशिप खरीदेंगे, एमएनए शिप खरीदेंगे, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी कि वो किस पार्टी के अंदर है, मतलब वो पीएमएल-एन के अंदर भी हैं, हाँ, बिल्कुल पीटीआई के अंदर भी हैं, और पीटीआई में तो अब माशाल्लाह कट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। पिछले और जमीयत उलमा इस्लाम में भी हैं भाई, और वंस अपॉन ए टाइम पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में होते थे, और वो एक बाकायदा लॉबी, एक ग्रुप बन गया केपी के अंदर। उन्हीं की फैक्ट्रियां आज़ाद कश्मीर में हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियां कराची में हैं, और वो हर जगह के ऊपर। एक तो ये होता है, दूसरा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत बाहर से गैर मुल्की साख्ता सिगरेट जो हैं वो स्मगल करवाए जाते हैं। इससे एक और मार्केट जन्म लेती है। तो टैक्स चोरी की मतलब 450-500 अरब रुपए से कम नहीं है। लेकिन अब ये जब लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप अंदाजा कीजिए कि छापा पड़ा हुआ है कराची में एक फैक्ट्री के ऊपर, मेरे बरखुरदार हैं जिन्होंने छापा मारा। अच्छा। और सारा कंट्रोल कर लिया। भाई हुकूमत को उसकी एक इत्तेहादी पार्टी के चेयरमैन साहब ने प्राइम मिनिस्टर को बकायदा फोन किया कि ये बंदे यहाँ से निकालो इस फैक्ट्री में से। ठीक, चले, ये तो आपने वो उनकी डोमेन के हवाले से बात की ना, आपसे जरा मैं टेक्निकलिटी जान लेती हूँ। डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? क्योंकि एक तो जो निकाला वो तो मैंने आपको बता दिया, तो वो वाला हिसाब है कि सांप से आपने जहर ही निकाल के बाहर रख दिया ना सारा। लेकिन किस तरीके से इसको आपको लगता है कि अगर हुकूमत ये वाली मौशी पॉलिसी है, ये वाली गाइडलाइंस ले ले तो भी काबू पाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि हमारी हर जो
ज़्यादा पैसे वाला कारोबार है, उसमें कहीं ना कहीं माफिया भी है, उसमें कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्सर्स भी हैं एंड सच फोर्थ। टबैको का तो सिर्फ मेरे लिए एक है कि आपने उसके एडवर्टाइजमेंट्स बैन किए हुए हैं, मगर इस बात पे कि जी टैक्स कौन सा टबैको देता है और कौन सा नहीं देता पे रोज़ एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। सो कवर्ट एडवर्टाइजमेंट जिसको हम सबलिमिनल कहते हैं वो बिल्कुल किए जा रहे हैं इस बात पे कि जी टैक्स फलाना दे रहा है और फलाना नहीं दे रहा। मेरा ये ख्याल है कि आप रिटेल पे लें टैक्स तो इररिस्पेक्टिवली ले लेंगे आप टैक्स, मगर रिटेल में आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो रिटेल जो है वो शटर पावर, आपके सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं अगर आप रिटेल पे वहाँ स्मगल्ड हो, लोकल हो, जाली हो, जो भी हो, जो बिकेगा उसके ऊपर उस पर टैक्स आ जाएगा। तो ये सारी जो डिबेट है, मगर क्योंकि आपका टैक्स इकट्ठे करने का निज़ाम ही नाकस है, वो कस्टम से हो या बिहार से हो या कहीं और हो, तो आप फिर, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये कवर्ट एडवर्टाइजमेंट है, टैक्स टबैको ही रह गया, और भी तो बहुत सारे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे या टैक्स एवेशन कर रहे हैं। सो जरा अंडरस्टैंड करें इस सारे फिनोमिनन को। ठीक है, चलिए जरा इससे मैं बढ़कर आगे बात करना चाहूंगी। अनवर रज़ा, एक और मामला भी ना, नॉन फाइलर्स के गिर्द हुकूमत की बड़ी कोशिश है कि घेरा हम मजीद तंग कर लें। कुछ तजावीज़ आज सामने आई है, बैक टू बैक जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। एक तो ये भी है कि 50,000 से जायद कैश निकलवाने पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ आपको लगता है कारगर साबित होगी? और दूसरा ये कि अगर मैं इससे हटकर कुछ और भी बात करूं तो जो शरह रखी गई है नॉन फायरर्स के लिए इजाफी रकम रखवाने पर, वो पहले 0.6% थी, अब वो 1.2% तक एक्सपेक्ट की जा रही है। आप देखिए, पहले तो मैं इस पे आऊँगा। देखिए, बिजली और गैस की चोरी से जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है वो देख लीजिए, फिर चीनी, सिगरेट, माल मवेशी, गंदम और इसकी स्मगलिंग देखिए, इससे अरबों रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान होता है। अनडॉक्यूमेंटेड जो इकानमी है, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान, केपी के और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर स्मगलिंग देख लीजिए, बिलियन ऑफ डॉलर्स का वहाँ पर पाकिस्तान को गवर्नमेंट को नुकसान होता है। उसकी रोकथाम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर बड़े तगड़े, बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। लॉ इन्फोर्समेंट, कस्टम, माफिया जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। एक तो ये बहुत बड़ी वजह, इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो आपने कि देखिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो टैक्स अदा नहीं करना चाहता, उसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये है कि जो टैक्स अदा करते हैं उनको एफबीआर और उनके लोग जो हैं इस बुरी तरह तंग करते हैं कि अगर आपका टैक्स, लेट्स सपोज मैंने एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था कि उसको पहले भेजा 1 करोड़ रुपए का नोटिस कि आपका टैक्स है, करते 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 वो 10 लाख रुपए पे आ गया। 10 से ये था कि जी 5 आप रख लें, 5 जमा करवा दें, 5 जिस साहब ने करना था, कम करना था वो। अब मुझे बताइए, जब बेजा तरीके से आप बिजनेसमैन को तंग करेंगे, वो टैक्स क्यों कर अदा करेगा? बिजनेस आपका बंद होता चला जाएगा। दूसरी बात जो आपने की, देखिए जो नॉन फाइलर्स हैं वो क्या है, 1.2 भी दे देंगे, 50,000 रुपये रकम वो बैंक में क्यों जमा करवाएंगे? मुझे बताएं, वो अपने घर में कैश क्यों रखेंगे? 100 चोर रास्ते हैं जो कस्टम के, जो सॉरी एफबीआर के लोग जो हैं वो खुद बताते हैं। फिर लोग खुद बड़े सियाने हैं, जिन्होंने पैसा चोरी किया हो या जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा हो, उनके पास बड़े रास्ते होते हैं। वो टैक्स अदा नहीं भी करेंगे, वो किसी न किसी शक्ल में अपने पैसे को यूटिलाइज करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। देखिए, टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए आपको टैक्स जो इस्लाहात हैं वो करनी पड़ेंगी, आप लोगों को रिलीफ देंगे। देखें, IMF कहता है कि आपकी जो आपने ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बात की थी, रिटेलर्स को, वो बुरी तरह नाकाम होगी। एफबीआर के अंदर इतनी करप्शन है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसका गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल खामोश है। ये वो चीज़ें हैं जिनको, देखिए ये इदारा जाती इस्लाहात हैं, ये करने की ज़रूरत है। आपको जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं होगा जिस तरह आपने कहा कि देखिए अगर कोई टैक्स पकड़ता है, पाकिस्तान के लिए काम करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या किसी ताकतवर शख्स के फ़ोन कॉल आती है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब ताकतवर लोगों पर आप कानून इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आपने 37,000 की बात की थी, 37,000 मिनिमम वेज की, मैं कहता हूँ वफाक के अंदर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी भी लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30 हज़ार में काम कर रहे हैं। जब आपके एक कानून जो 37,000 मिनिमम वेज है, गवर्नमेंट उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती, तो जनाब ये कैसे मुमकिन है कि आप करोड़ों रुपए का टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं जहां से उसका अपना फायदा हो सके? इसमें एक और चीज में शामिल करने जा रही हूँ निशात साहब, कहा जा रहा है कि 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है और मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर GST की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। मैं तो ये कहूँगी कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन निशात साहब
ایک مڈل کلاس جب کوئی گاڑی خریدتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے جو ہماری لوکل میڈ یا جو ہماری آلٹو وغیرہ کچھ اس طرح کی 660 سی گاڑیاں ہوتی ہیں سر یہ 32 لاکھ روپے میں اس میں مارکیٹ میں دستیاب ہے اور اگر آپ ان کی کوالٹی کے حوالے سے بات کریں تو ایک ایکسیڈنٹ ہونے کی مار ہے اور یہ ڈبہ پچک کر نا دودھ کے ڈبے کی طرح ایسے ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر 18% ٹیکس. لیکن آئی ایم ایف نے تو کہا تھا ان کے اوپر ٹیکس کم کریں اور ان کی امپورٹ کھولیں. تو یہ کہا ہے کہ اب سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں امپورٹ کریں. امپورٹ کرنے کی اجازت. جی نشاط صاحب پوائنٹس آ گئے آپ کے پاس. نشاط صاحب آئی گیس آپ میوٹ ہیں, دیکھیے گا چیک کیجیے گا ذرا اسکائپ اپنا. دیکھیے آواز آ رہی ہے جی اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. جی دیکھیے میرے حساب سے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں, کچھ سینس ہی نہیں بنتی, کیونکہ آپ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جی آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ اس کو کم کیا جائے ان اے وے کہ بھئی وہ عام جو صارف ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے بائی امپورٹنگ جو باقی جو پرانی کار ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے جو ایک عام صارف ہے اس کے لیے گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ گاڑی خرید ہی نہیں سکتا, اور اگر آپ لوکل میڈ کے اوپر بھی 18% کر دیں گے تو آپ تو بیسیکلی اپنی انڈسٹری کو مزید جو ہے نا وہ ختم کرنے کے درپے ہیں. جو بات آپ اس سے پہلے کر رہی تھی پرابلم سے دیکھیں نا, ہماری معیشت کے اندر 1000 پرابلمز ہیں. سب سے بڑا پرابلم جو ہے یہ تو سگریٹ کا تو ایک چلے 450 ارب 350 ارب 250 ارب جو بھی بحث کر لیں اپنی جگہ ہے. آپ کی وہ کون سی انڈسٹری, وہ کون سا سیکٹر ہے جہاں پہ ٹیکس چوری نہیں ہو رہا, وہ کون سا شخص ہے یا وہ کون سا شعبہ ہے جس کے اندر ٹیکس چوری نہیں کیا جاتا. اور سیاستدان جو ہے وہ سیاستدان بنتے کیوں ہیں؟ ہر گھر کے اندر, ہر بڑی فیملی کے اندر ایک بندے کو سیاست پہ لگایا اس لیے جاتا ہے, ایک بھائی جو ہے وہ سیاست کرتا ہے اس لیے کہ وہ مافیاز اور اپنے ٹیکس ایویژن اور اپنے جو یہ معاملات ہیں, یہ جو بلیک منی ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. یہ ٹوبیکو کی بات کر رہے ہیں, ٹوبیکو کے علاوہ بھی آپ کو ہر سیکٹر میں یقین کریں, آپ کوئی سیکٹر کا نام لے لیں, یہاں پر جو چینز بنی ہیں آپ دیکھیے کہ ایک چین بنی ہے اس کے ایک سال کے اندر اس کی 3 سے 4 اس نے نئی جو ہے وہ ریٹیل شاپس کھولی ہیں, اور ان ریٹیل شاپس کا حالت یہ ہے کہ 25-26 کروڑ روپیہ صرف ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ بنانے کا لگایا. ایک سال کے اندر جو فرض کرے 100-125 ارب روپیہ صرف اس کی فرنشنگ پہ لگا رہا ہے ریٹیل شاپ کی. آپ اس کا ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے. یقیناً اس نے اگر وہ فرض کریں اس نے کوئی 800 ارب روپے کا کام کیا تو وہ 1.5 ارب روپیہ فرنشنگ پہ لگائے گا نا, ایسے تو نہیں لگائے گا. لیکن وہاں جب آپ انکم ٹیکس میں چیک کریں گے تو آپ ان کا ٹیکس جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیجئے. ایک ریٹیل کا جو ہے وہ کہیں پہ 2 لاکھ روپیہ ہوگا, کہیں 2.5 لاکھ روپیہ ہوگا, اور بزنس جو وہ کر رہے ہیں وہ سارا سیلز ٹیکس ایکچولی چوری ہو رہا ہے. وہ سیلز ٹیکس چوری سے یہ ساری اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. پرابلم صرف یہ ہے, دیکھیے ٹیکسیشن کو آپ جتنا پیچیدہ کرتے ہیں, ٹیکسیشن کو آپ جتنا انڈائریکٹ کرتے ہیں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں, اتنی اس کی چوری جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے, کسی ایک جگہ پہ ایک سنگل ٹیکس لگا لیں, کوئی شخص جتنے پیسے کماتا ہے یا اس سے وہ لے لیں, یا ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگا لیں کہ جناب کوئی بھی چیز ہے جب آپ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک ٹیکس دیا ہے, اس ٹیکس کو دینے کے بعد باقی کسی جگہ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو آپ مختلف طرح کے ٹیکسز کے نظام جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. مختصراً میں یہ کہوں گی نشاط صاحب, اشرافیہ میں بیٹھے لوگ جو بجٹ کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں سے خود کو یا اپنوں کو بچا سکتے ہیں نا, وہ وہاں پر ہی ٹیکس کو انڈائریکٹ کر دیا کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ملک کے سیاسی معاملات پر گفتگو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.